हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज जो डिस्कस करने वाले वो हैं सीओबी के लास्ट 5 इयर्स। ठीक है, पीवाईक्यू मैराथन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास दिसंबर 2025 का ही है। क्या कहता है? कहता है सपोज वाई एक्स आपके पास एक एक्सट्रीमल है ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम। ये आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फंक्शनल गिवन है, ये आपको गिवन है वाई एट 0 पे वैल्यू 1, ये आपको गिवन है वाई एट 4 के ऊपर वैल्यू e की पावर 8। आपसे पूछता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, मतलब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भैया log 2, log 3, log 4 एंड log 5 के ऊपर एक्सट्रीमल जो निकल कर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे ये बताया, आपको ये बताना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अपनी कंडीशंस को अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे y एट 4 पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है e की पावर 8, है ना। और यहाँ पे आपको दिख रहा है y एट 0 पे 1। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा एक्सट्रीमल निकल कर आएगा y एक्स वो मेरा एक्सपोनेंशियल टाइप का होगा। इतना तो मुझे पता चल गया, है ना। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर होगा तो सपोज कर लेते हैं कि y एक्स आपके पास जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि जो भी आपके पास फंक्शनल रहा होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी एक्सट्रीमल। तो एक्सट्रीमल अगर ऐसा रहा होगा तो यहाँ पे देख लो क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर आप y एट 0 पे इसकी वैल्यू देखो तो e की पावर 0 आएगा, दैट इज 1। ठीक है, y एट 4 पे ये आपके पास आना चाहिए e की पावर 8। यहाँ पे आप जैसे ही 4 रखेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, e की पावर, यहाँ पे आपके पास है 4a। e की पावर 8 से जब कंपेयर करवाएंगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 2। यानी आपके पास इतना पता चल गया कि जो एक्सट्रीमल आएगा वो e की पावर 2x आएगा, है ना। यहाँ से हम कंडीशन को देखकर ही थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आपका e की पावर 2x आपके पास y x आ रहा है। आप यहाँ से वैल्यू निकाल पाओ। लेकिन लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, थोड़ा सा असमंजस रहता है कि भाई मतलब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप सोल्यूशन कर सकते हो, इसका सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखिएगा, आपके पास ये जो गिवन है, ये आपके पास फंक्शनल गिवन है एफ एक्स वाई वाई डैश, जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में वाई स्क्वायर। ये आपके पास गिवन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप एक इसको गौर से देखोगे तो ये आपके पास वाई डैश अपॉन में वाई का स्क्वायर ऐसा होगा। सिंस क्योंकि मुझे एक चीज पता है, क्या पता है कि मुझे लोग वाई का जब मैं डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो मुझे ऐसा मिलता है ना। इसका मतलब ये y डैश अपॉन में y log y का डिफरेंशिएशन ही है। तो इसको मैं क्यों ना ऐसे लिख दूं, इसको क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं, है ना। और यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्यों ना इसका स्क्वायर कर दूं, यही चीज आएगी। तो यहाँ पे इसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप अपना जे वाई लिखेंगे तो वो आपके पास आएगा, क्या था, 0 से 4 इंटीग्रेशन था, 0 से 4 इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपने रखा 0 से 4, वाई डैश अपॉन में वाई स्क्वायर की जगह आप रखोगे लोग वाई डैश का स्क्वायर। यहाँ पे लोग वाई का पूरा पूरा डेरिवेटिव है जी। ठीक है, पूरा डेरिवेटिव, आप सिर्फ वाई पे अप्लाई मत कर देना, ये पूरा डेरिवेटिव है, स्क्वायर एंड डीएक्स ये आपके पास है। यहाँ पे आप लेट कर लीजिए कि जो लोग वाई है वो आपके पास जेड है ना। क्योंकि मेरे को पता है कि जो लोग वाई आएगा ये वैसे भी वाई एक्स का ही फंक्शन होने वाला है, क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं इसको z भी लिख रही हूँ, इसका मतलब ये z भी तो x का ही फंक्शन हुआ, है ना। ये चीज मुझे समझ में आ गई। इसका मतलब यहाँ पे आप जैसे ही इसमें रखोगे ये चीज, तो जे वाई एक्स आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 से 4 इंटीग्रेशन 4। मैं एक बार लिमिट चलो मैं बाद में रख दूंगी, पहले मैं इसको z के अंदर मैंने इसको चेंज किया है। तो ये आपके पास आया z एक्स के डेरिवेटिव का स्क्वायर। मतलब इसको मैं ऐसे लिख लूं, z का डेरिवेटिव और इसका स्क्वायर, और क्योंकि x का ही फंक्शन है तो x के विद रिस्पेक्ट टू ही हो जाएगा। लिमिट हम बाद में पुट कर लेंगे, जब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, जब हम इसको सोल्व कर लेंगे उसके बाद हम y के अंदर वापस से इंटरचेंज कर लेंगे और फिर लिमिट पुट कर देंगे जो आपके पास 0 से 4 जा रही है। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास जो चेंज हो गया है पूरा का पूरा फंक्शनल, वो z एंड x के अंदर चेंज हो गया है, एंड यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम z एंड x। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका फंक्शनल इंडिपेंडेंट है, उसमें सिर्फ डेरिवेटिव की टर्म आ रही है, तो वो उस केस में जो आपका एक्सट्रीमल निकल कर आता है डायरेक्ट, वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें डायरेक्ट नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। सोल्व कैसे करोगे, आइलर्स इक्वेशन लगाओगे। आइलर्स इक्वेशन लगाओगे क्या होती है,
कर्ली एफ पाई में कर्ली, क्योंकि यहाँ पे z है तो कर्ली एफ पाई कर्ली z माइनस में डी बाई डी एक्स कर्ली एफ पाई में कर्ली z डैश इक्वल टू में 0। क्योंकि z की कोई टर्म नहीं है तो ये 0 आएगा, ऐसा बचेगा। आप इसको करोगे, इसको z डैश के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे, सॉरी हाँ z डैश के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे तो 2z डैश आएगा इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आपके पास बचा डी बाई डी एक्स, 2 मैं बाहर ले लेती हूँ, z डैश इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ से आप दोनों साइड जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपको मिलेगा z डैश इक्वल टू c1 एंड आप अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा। देख लो, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आया और मैंने भी आपको यही बताया था। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, जो हर एक क्वेश्चन लगभग जो सीओबी के क्वेश्चन होते हैं उनमें अप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जो मिलता है z, वो आपके पास मिलता है c1x। अभी ये z मुझे मिला है सिर्फ, ठीक है, इसमें हमें लिमिट लगानी बाकी है। तो मैं क्या करूंगी, इसको z को वापस से मैंने x की फॉर्म में y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है ना, वापस से मैंने क्या किया, y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपके पास जो निकल कर आएगा वो आपके पास आएगा c1x प्लस में c। ठीक है, y आपके पास आ जाएगा e की पावर c2 प्लस में c1x, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ c1x प्लस में c2। ये आपके पास आ गया जी y एक्सट्रीम। ठीक है, ये जो आपको चाहिए था वो आपके पास आ चुका है। अब आपको जो कंडीशन दी हुई थी वो आपको यहाँ पे रखनी है। अब देखो 0 से 4 में आपको दी हुई थी, मैंने बताया था आपको y के अंदर इंटरचेंज करके वापस से लिमिट हम लगा देंगे y की। y एट 0 पे आपको क्या वैल्यू दी हुई है 1, y एट e की पावर सॉरी y एट 4 पे आपको वैल्यू दी हुई है e की पावर 8। ये वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आप y एट 0 पे, मतलब आप यहाँ पे जब x को 0 रख रहे हो तो आपको e की पावर क्या मिलती है, c2 मिलती है ना। और e की पावर c2 तो 1 एक ही चांस में हो सकता है जब आपका c2 0 हो। ठीक है, दूसरी बात y एट 4 e की पावर 8 है, तो आपका c2 तो खैर 0 हो ही गया है, तो e की पावर c1x दैट इज c1x, तो x की जगह आपने रखा 4, तो यहाँ पे आपको c1 की वैल्यू मिल गई 2। तो आप देखो यहाँ पे c1 की वैल्यू आपको 2 मिल गई है और c2 की वैल्यू आपको 0 मिल गई है। तो y आपके पास क्या आया 2x। देख लीजिए यहाँ पे आपने पुट कर दिया तो y आपको मिल गया 2x। y जैसे आपको 2x मिल गया, अब आपके लिए काम आसान हो गया एकदम। 2x ऐसे मिला है आपने, आप log 2 में जब आप वैल्यू पुट करोगे, देखो एक चीज देख लो, y आपको मिला है e की पावर 2 है ना। तो जब भी आप log के अंदर इसको कन्वर्ट करोगे, जैसे log y आपने लिया ऑन बोथ साइड, तो ये आपको मिलेगा 2 log ऑफ e की पावर सॉरी, यहाँ पे आप x के प्लेस पे जब log पुट करोगे तो यहाँ पे आप y ऑफ x आपके पास e की पावर 2x आया, तो y ऑफ log कुछ भी आप मान लीजिए, यहाँ पे log t कुछ पुट करते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे e की पावर 2 log ऑफ t, दैट इज यहाँ पे आपका t स्क्वायर, मतलब जो भी आपका आंसर आना चाहिए वो t स्क्वायर में आना चाहिए। जो भी आप यहाँ पे t पुट कर रहे हो उसका आंसर आपको t स्क्वायर में मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो log 2 है तो 2 का स्क्वायर आपको मिलना चाहिए, लेकिन ये तो 2 आया है। log 3 है तो 3 का स्क्वायर मिलना चाहिए, 9 आया, बिल्कुल करेक्ट है। log 4 है, 4 का स्क्वायर होना चाहिए था, आंसर गलत है। log 5 स्क्वायर होना चाहिए था, आंसर गलत है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, जो आपके पास ये कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशन को देख के भी आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिएगा जी, यहाँ पे कहता है लेट सपोज वाई एक्स आपके पास एक्सट्रीमल है ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम, ये आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ये कंडीशंस गिवन है। आपसे कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। सबसे पहली बात, ये जो आपको गिवन है ये आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है। आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे जो फंक्शनल होता है और यहाँ पे जो आपके पास गिवन रहता है, इनको आप ऐड करते हो लैम्डा लगा के साथ में, मतलब आप इसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई करवाओगे और इन दोनों को ऐड करवाओगे, तो जो आपके पास बनता है वो एक न्यू फंक्शनल आपके पास बनता है। आपको उसके ऊपर आइलर्स इक्वेशन लगानी होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहले जो आपका फंक्शन बनेगा वो मैं बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस में लैम्डा वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास बना है नया फंक्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आइलर्स इक्वेशन लगानी है। तो आइलर्स इक्वेशन जब आप लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगी, कर्ली एफ पाई में कर्ली वाई माइनस में डी बाई डी एक्स कर्ली एफ पाई में कर्ली वाई डैश, ये आपके पास आया इक्वल टू में। ठीक है, और यहाँ से जब आप कर्ली एफ पाई कर्ली वाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 लैम्डा वाई माइनस में डी बाई डी एक्स कर्ली एफ पाई कर्ली वाई डैश करोगे तो 2x स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू में 0 आपके हाथ में आएगा। 2 लैम्डा वाई माइनस में डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 2 मैं बाहर ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज रखो, वाई का वाई डबल डैश माइनस में 2, अब की बार एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2
x, तो 4x हो जाएगा y डैश इक्वल टू में 0। ये आपके पास आ गया है। ठीक है, इसको जरा सा आप सोल्व कर लेना। तो सोल्व करोगे तो ऐसा मिलेगा, यहाँ से आप सोल्व करोगे तो प्लस का 2x y डैश मिलेगा, और यहाँ पे माइनस का 2 लैम्डा, 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा y मिलेगा इक्वल टू में 0। ये आपके पास इक्वेशन बन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जैसे इक्वेशन बनी है, आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ये आपको देख रहे हो, ये आपके पास कोची आइलर्ट्स इक्वेशन है ना। तो इसको आप किस तरीके से सोल्व करते हो, इसको आप सोल्व करते हो, ई को एक्स को ई की पावर जेड पुट करते हो। तो यहाँ से आपने पुट किया एक्स को ई की पावर जेड, ठीक है, और यहाँ से आप एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश को पुट करते हो डी इंटू डी माइनस 1, एक्स इंटू वाई डैश को पुट करते हो डी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए जी, तो डी इंटू डी माइनस 1, और प्लस में 2xy है तो 2d हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस का लेमडा है तो माइनस का लेमडा। ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन, ठीक है, ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई है। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो ये आपके पास मिलेगा डी और माइनस में इक्वल टू में सी, यानी जो आपके पास डी आएगा वो आपके पास आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाई, ये आपके पास डी आ गया। अब हमें पता है कि ये जो डी आया है ये डिपेंड करता है कि अंदर जो रूट के अंदर टर्म है वो आपके पास कैसी है, अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है। अगर नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स जाएंगे, अगर पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब वो आपके पास जो रूट्स जाएंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट जाएंगे। अगर आपके पास जीरो है ये टर्म, इसका मतलब आपके पास जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। तो ये आपके पास 3 केसेस यहाँ से अराइज हो गए। तो 1 प्लस में 4 लैम्डा में बी ग्रेटर देन जीरो, 1 प्लस में 4 लैम्डा लेस देन जीरो, 1 प्लस में 4 लैम्डा इक्वल टू, ये आपके पास 3 केसेस आए। अब देखो एक चीज, जैसे मैं एक बार इस केस को छोड़ रही हूँ, मैं एक बार आपको ये 2 केसेस दिखा रही हूँ। ठीक है, जब आपके पास पहला ये केस उठा लेते हैं, जब आपके पास 1 प्लस 4 लैम्डा 0 के इक्वल होगा, उस केस में जो आपके पास डी बनेगा वो आपके पास ऐसा बनेगा, -1/2 एंड -1/2 रिपीटेड रूट्स होंगे, है ना। ओ मैं गलत बोल गई थी उस समय। हाँ आपके पास, हाँ रियल एंड इक्वल, हाँ सही बोला था मैंने। ठीक है, तो ये आपके पास रिपीटेड रूट्स आएंगे। जब भी आपके पास रिपीटेड रूट्स आएंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा इसको लेकर, y जो आएगा वो एक तो सबसे पहली बात z की फॉर्म में सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा जाएगा, फिर हम उसको चेंज करेंगे नेक्स्ट के फॉर्म में। तो y c1 e की पावर -1/2z प्लस में z c2 e की पावर -1/2z, क्योंकि आपके पास जब आपको पता है कि जब आपके रूट्स रिपीट करते हैं तो आप इस तरीके से आप सॉल्यूशन लिखते हो अपना। तो y इक्वल टू आपके पास क्या होगा, c1 e की पावर -1/2z, इसको आप क्या लिख पाओगे, e की पावर z आपके पास x है तो e की पावर -1/2z x की पावर -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये log x हो जाएगा। c2 e की पावर, अगेन e की पावर है तो x की पावर -1/2 हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपके पास जो y आया है वो आपके पास ऐसा आ गया। ठीक है, वो आपके पास ऐसा आ गया, ये आपके पास y निकल कर आया है। अब हमारे पास क्या होता है, कंडीशन जो गिवन है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कंडीशन जो आपको, एक बार मैं इस वाली कंडीशन को, इंटीग्रल वाली कंडीशन को छोड़ रही हूँ, मैं इन दोनों को चेक कर रही हूँ। तो y एट 0 पे 0 एंड y एट 1 पे 1। अगर आप इसको देखो y एट 0 पे 0, अगर ये y एट 0 पे 0 होना चाहिए इसको, तो ये वाली एक बार टर्म देखो, यहाँ पे 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब यहाँ से आप ये इंप्लाई कर सकते हो कि कॉन्स्टेंट को 0 होना पड़ेगा तभी ये चीज आपकी डिफाइंड होगी। यहाँ पे भी सेम चीज आपके पास आ रही है, और log x तो खैर 0 पे इन्फिनिटी ही पहुंच जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये फिर डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब यहाँ से C2 मस्ट बी 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, y एक ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो y हर एक पॉइंट पे 0 वैल्यू देना चाहिए, लेकिन अभी कंडीशन देख कर आए हैं ये, यहाँ पे y ट्रिवियल अगर सॉल्यूशन बन गया तो इसका मतलब y शुड बी 1 पे भी 0 होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। इसका मतलब ये आपके पास जो था ये आपके पास नहीं होगा, है ना। 1 प्लस 4 लैम्डा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम बात करें, अगर 1 प्लस 4 लैम्डा अगर आपके पास लेस देन 0 होगा, उस केस में आपके पास क्या आएगा, उस केस में आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे। ये आपके पास आएगा -1/2 प्लस माइनस, ये आपके पास ऐसा था। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव अगर है तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे, मैंने मान लिया कि चलो 1 प्लस में 4 लैम्डा है वो माइनस का p स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो आपके पास g बनेगा वो आपके पास बनेगा -1/2, इसको हमने अगर p स्क्वायर पुट किया तो ये आपके पास बना p आयोटा बाई में 2। तो यहाँ से जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ z, पहले तो आप z की फॉर्म में लिखो, फिर हम x की फॉर्म में उसको बनाएंगे। तो z की फॉर्म में लिखेंगे तो e की पावर -1/2z, अंदर बचेगा c1 कोस ऑफ p z बाई में 2,
प्लस में C2 साइन PZ बाई में 2, ये आपके पास आया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास YZ ये आ गया। अब आपको क्या करना है, x के फॉर्म में बनाना है। तो a की पावर -1/2 z, यानी a की पावर z था वो x के इक्वल था, तो यहाँ पे x -1/2 हो जाएगा, दैट इज 1/√x हो जाएगा, है ना। अंदर जो बचेगा वो आपके पास बचेगा C1 cos ऑफ p/2 एज इट इज, z की जगह आ जाएगा log x, प्लस में C2 साइन ऑफ p/2 एज इट इज, z की इसकी जगह आ जाएगा log x। ये आपके पास बना। अगेन यहाँ पे आप कंडीशन देखो एक बार, y एट 0 पे 0 एंड y एट 1 पे 1। आप ये चीज अगर देखते हो कि y एट 0 पे 0, आप देखोगे कि आपका y एट 0 पे 0 इसकी वजह से डिफाइंड नहीं हो रहा। इसका मतलब C1 और C2 दोनों को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बाउंडेड रहेंगे, है ना। इसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब C1 और C2 मस्ट भी दोनों के दोनों 0। दोनों अगर 0 हो गए तो यहाँ से आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। अगेन यहाँ पे y एट 1 पे 1 वैल्यू दी हुई है, लेकिन इससे तो y एट 1 पे 0 वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन ये गलत हो गया, ये हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया, तो ये आपके पास नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। आपके पास अब ऑप्शन बचता है कि जब आपके पास 1 प्लस में 4 लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ऐसा हुआ तो डी के पास मान लेते कि 1 प्लस में 4 लैम्डा है वो आपके पास, चलो एज इट इज छोड़ देते हैं इसको, तो डी आपके पास आएगा -1/2 प्लस माइनस √1 प्लस में 4 लैम्डा बाई में 2। ये आपके पास डी आया, है ना। इसको मैं एक बार के लिए नाम दे देती हूँ। चलो इसके पास जो दो रूट्स निकल कर आए हैं, एक आ रहा है आपका -1/2 -1 प्लस में 4 लैम्डा बाई में 2, एक आपके पास आ रहा है -1/2 प्लस में 1 प्लस में 4 लैम्डा बाई में 2। इसको मैंने नाम दे दिया m1, इसको मैंने नाम दे दिया m2। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा कि यहाँ से जो ये रूट्स निकल कर आए हैं, आप यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हो वो आप लिखोगे C1 e की पावर m1 इंटू में z प्लस में C2 e की पावर m2 इंटू में z। अगर मैं उसको z के फॉर्म से x के फॉर्म में बनाऊं, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल है ही नहीं, क्योंकि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो पूरा सॉल्यूशन यही हो जाएगा। तो C1 x की पावर m1 प्लस में C2 x की पावर m2 लिखा जाएगा। आप समझ रहे हो ये चीज, क्योंकि आपका ये कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके का आता है। मैंने इसको डायरेक्ट चेंज कर दिया इन फॉर्म ऑफ x। जैसे ही आपने x के फॉर्म में चेंज किया ये आया। अब एक चीज देखिए, ये जो m1 है, ये जो m1 वाला फैक्टर है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका रूट है, रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव हुआ, ये ओवरऑल पॉजिटिव हुआ, लेकिन दोनों के जो साइन है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ओवरऑल ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से आप सीधा आसानी से बोल पाओगे कि m1 आपका नेगेटिव है। लेकिन m2 के बारे में अभी आप कुछ नहीं बता सकते, है ना। m2 के बारे में आप अभी कुछ नहीं बता सकते, इसको एज इट इज रखते हैं। तो y आपके पास जो बना है वो बना है C1 e की पावर m1 सॉरी C1 x की पावर m1, जहाँ पे आपको ये पता चला है कि m1 आपका नेगेटिव है। m1 अगर आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ये आपका डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप नेगेटिव लगा लो चाहे, प्लस में C2 x की पावर m2, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते अभी कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसको एज इट इज। अब आपके पास कंडीशन है y एट 0 पे 0 एंड y एट 1 पे। देखिएगा, जैसे ही आप y एट 0 पे 0 वैल्यू रखते हो, आपको पता है कि ये जो आपके पास x आया है, ये आपका डिनोमिनेटर में इसकी पावर पॉजिटिव है, मतलब m1 आपके पास नेगेटिव था। तो ओवरऑल इसको मैं अगर m1 की जगह मैं इसको ऐसे लिख लूं कि n1 माइनस का m1 नहीं, मैंने n1 लिख लिया, वेयर n1 मुझे पता है माइनस का m1 है। तो इसका मतलब यहाँ से x टेंड्स टू 0 पे ये आपको फिर इन्फिनिटी ले जाएगा। इन्फिनिटी नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि डिफाइंड होना चाहिए सॉल्यूशन। इसका मतलब C1 को 0 होना पड़ेगा, तो C1 मुझे 0 मिला। दूसरी बात, यहाँ से अब C1 अगर 0 हो गया तो y एट 1 के ऊपर वैल्यू 1 है, तो C2 e की पावर यहाँ पे x की जगह आप 1 रखोगे, ये आपके पास आएगा। 1 की पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये सेम ही रहेगी। तो C2 की वैल्यू आपको 1 मिल गई। तो यहाँ से आपको जो सॉल्यूशन के बारे में पता चला वो पता चला कि x की पावर m2 करके आपका एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। अभी मैं नहीं जानती कि मेरे पास ये m2 कैसा है, ठीक है, लेकिन जान जाएंगे कैसे, तीसरी कंडीशन से। तीसरी कंडीशन क्या थी, 0 से 1 y स्क्वायर dx इक्वल टू में 1 थी ना, 1/7, सॉरी। ठीक है, तो इससे हम जान जाएंगे इसका। तो यहाँ पे देखो, y स्क्वायर आपके पास सॉल्यूशन x की पावर m2 टाइप आया है, तो x की पावर m2 बोले तो यहाँ पे 2m2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। dx 0 से 1, ये आपके पास 1/7 आना चाहिए। इसको आप सोल्व करेंगे, तो ये आपके पास आएगा x की पावर 2m 2 प्लस में m, यहाँ पे आप
प्लस में 1 करोगे, क्योंकि आप सॉल्यूशन मतलब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो 2m2 प्लस में 1 ऐसा आएगा। और 0 से 1 लिमिट किसके इक्वल है, 1/7 के। यहाँ पे रखोगे तो ये आपके पास मिलेगा 1 प्लस में 2m2 प्लस में 1 इक्वल टू में 1/7, और यहाँ से 2m2 प्लस में 1 इक्वल टू 7 मिलेगा, तो m2 आपको मिल जाएगा यहाँ से। जैसे m2 आपको 3 मिल गया, आपको पता चल गया कि m2 अगर 3 है तो m2 शुड बी ग्रेटर देन 0। और वैसे भी हमें पता चले ना चले, हमें इतना पता चल गया कि सॉल्यूशन जो आपके पास आएगा x की पावर 3 आएगा, क्योंकि m2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो y आपके पास x की पावर 3 सॉल्यूशन मिल गया है। बस अब आपको काम करना है, यहाँ पे देखिएगा जो yx आपको मिला है वो x की पावर 3 आपको सॉल्यूशन मिला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप पुट करके देखिए, y डैश x आपके पास आएगा 3x। आप यहाँ पे जैसे ही 1/2 पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3/4, तो बिल्कुल करेक्ट है जी, है ना, एकदम करेक्ट है। आप जब यहाँ पे पुट करेंगे y डैश 1/3, यहाँ पे 1/√3 पुट करेंगे तो ये आपको 1/√3 क्या होगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। y डैश एट 1/3 के ऊपर वैल्यू भी 1/3 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन y डैश एट 1/4 के ऊपर वैल्यू 1/2 नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है। कहता है अगेन आपके पास yx है वो एक्सट्रीमल दिया हुआ है वेरिएशनल प्रॉब्लम का, ये आपको गिवन है। यहाँ से आपको ये कंडीशन गिवन है, आपसे कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, आपसे ऐसा पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपके पास जो गिवन है फंक्शनल, उसको देखो। देखिए फंक्शनल जो आपके पास है y डैश का स्क्वायर साइन x प्लस में 2 कोस x ऐसा है, और इनटू में y ऐसा आपको गिवन है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे कर्ली एफ पाई में डायरेक्ट आप आइलर्स इक्वेशन लगा दीजिए, तो ये आपके पास आया ऐसा इक्वल टू में 0। यहाँ पे आप सोल्व करो, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई आपके पास क्या आएगा, वाई के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो 2 कोस x आएगा, माइनस में डी बाई डी एक्स आपके पास आया, ठीक है। कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश क्या आएगा, 2y डैश साइन x इक्वल टू में 0। तो ये आपके पास आया 2 कोस x माइनस में 2y डैश एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस x, माइनस में 2y डबल डैश हो जाएगा, और साइन x एज इट इज इक्वल टू में। तो ये आपके पास बना, 2 को मैं हटा रही हूँ हर जगह से, तो y डबल डैश साइन x, यहाँ पे आपका बचेगा 2y डैश कोस x, और इसको जब उस साइड ले जाएंगे तो ये बचेगा कोस। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखो एक चीज कि जैसे आप t को मानो आपने पुट किया y डैश साइन x, तो आपके पास फायदा क्या मिला, जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो y डैश एज इट इज साइन का हो जाएगा कोस, साइन x एज इट इज y का हो जाएगा y डबल डैश। तो जो आपको टर्म चाहिए वो आपके पास आ गई है ना। तो जो आपके पास टर्म चाहिए वो आपके पास आ गई है। क्या है ये, क्या है ये जो टर्म है ये है क्या, ये एक्चुअल में y डैश साइन x का डेरिवेटिव है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये इक्वल टू में आपके पास कोस x आ गया। आपने क्या करना है, दोनों साइड, क्योंकि डेरिवेटिव मुझे हटाना है, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ऐसा मिलेगा, कोस x का आ जाएगा साइन x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में कॉन्स्टेंट भी ऐड होगा, y डैश आपके पास साइन x अपॉन में साइन x दैट इज 1 प्लस में c कोसिकेंट x, इसको मैं बोल दूं क्योंकि c अपॉन में साइन x आएगा और c कोसिकेंट x कर दिया। अब दोबारा से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये आपको मिलेगा y, यहाँ पे इसकी जगह आएगा x, यहाँ पे c, इसका होता है कोसिकेंट x माइनस में कोट x, ठीक है। और यहाँ पे एक नया कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो y निकल कर आया है वो ये आपके पास आ गया है। अब देखिएगा यहाँ से पीछे चलते हैं, y एट 0 पे 0 एंड y एट 1 पे 1। जैसे आपको y एट 0 पे 0 दिया हुआ है, इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ से ये तो आपके पास टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन जैसे आप यहाँ पे 0 रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि कोसिकेंट x इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय साइन x, एंड साइन x 0 पे 0 होता है, तो कोसिकेंट x 0 पे इन्फिनिटी हो जाए। अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब ये डिफाइंड नहीं होगा, इसका मतलब सी मस्ट बी 0, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो आपके पास कंडीशन है, यहाँ से y एट 1 पे आपको 1 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से आप पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू में ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो चुका है, यहाँ से आपको C2 की वैल्यू मिल जाएगी, C2 भी आपके पास 0 आएगा। इसका मतलब y आपके पास सिर्फ x आ गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे y अगर x आ गया है तो सारी सेम वैल्यू देगा, तो 1/2 पे 1 बिल्कुल गलत। अच्छा, y x आपके पास x आया है तो y डैश x आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये 0 पे भी 1 देगा और ये 1/2 पे भी 1 वैल्यू देगा, और बाकी y 1/4 पे 2 वैल्यू नहीं दे रहा है, वो आपका 1/4 ही वैल्यू देगा। तो इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास हो गया गलत। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं,
ठीक है। और आपको एक तरीके से रिवीजन ही करना है, देखने हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैं फास्ट चल रही हूँ। जिसको जैसे फास्ट लगता है वो आपका स्पीड कम कर लीजिएगा जी। ठीक है, कहता है लेट वाई एक्स इज द एक्सट्रीमल, आपके पास वाई एक्स है वो इसके एक्सट्रीमल है। ये आपको गिवन है वाई एट 0 पे 0 गिवन है, वाई एट पाई बाय 4 पे आपको 1 गिवन है, तो आपको वाई एक्स निकाल। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ से कि जैसे आपका पास ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे सीधा एक्स की फॉर्म में एक्सट्रीमल पूछ रहे हैं, तो कोशिश करना वहां पे जो आपको कंडीशन दी हुई है उन कंडीशन से कुछ ना कुछ तो आपका डिस्कार्ड होगा ही, है ना। तो अगर डिस्कार्ड हो पाता है तो उसको क्रॉस कर दो, बाकी फिर हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वाई एट 0 पे आपका 0 आना चाहिए और वाई पाई बाय 4 पे 1 आना चाहिए। जैसे आप इसको 0 पे करेंगे 0 आएगा, 0 पे करेंगे 0 0, सब में 0 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम जब 1 पाई बाय 4 पे चेक करेंगे, तो इसको पाई बाय 4 पे आपने चेक किया तो 1 माइनस में पाई बाय 4 एज इट इज, साइन 2 पाई बाय 4 दैट इज साइन 2 पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2, ये आपके पास 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी आप पाई बाय 4 रखोगे 1 आएगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे सब, लेकिन सेटिस्फाई करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सट्रीमल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई कुछ ना कुछ डिस्कार्ड नहीं भी हो रहा है तो आपने क्या करना है, फिर आपने सोल्व करना है। एक ही मात्र यही तरीका रह जाता है। अब देखिएगा, आपने यहाँ से क्या लगानी है, सेम आइलर्स इक्वेशन। ठीक है, तो कर लिया एफ पाई में कर ली वाई करोगे, मैं एफ पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, वाई डैश का स्क्वायर माइनस में 4y स्क्वायर प्लस में 2xy, ये आपके पास है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर लिया एफ पाई कर ली वाई माइनस में डी बाई डी एक्स कर लिया एफ पाई कर ली वाई डैश करोगे, इक्वल टू में आपके पास आएगा। तो कर लिया एफ पाई में कर ली वाई जब आप करते हैं तो ये आपके पास मिलेगा माइनस का 8y एंड यहाँ से आपको मिलेगा 2a माइनस में डी बाई डी एक्स कर लिया एफ पाई कर ली वाई डैश करोगे तो 2y डैश इक्वल टू में आप फिर माइनस का 8y प्लस में 2x, यहाँ पे आप इसको करोगे तो माइनस का 2y डबल डैश इक्वल टू में, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 2y डबल डैश प्लस में 8y इक्वल टू में, दैट इज y डबल डैश प्लस में 4y इक्वल टू में, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। आप इसको किस तरीके से सोल्व करते हो, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस में 4 होगी, यहाँ से आपको d प्लस माइनस 2 आयोटा मिलेगा, यानी आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा वो आपको मिलेगा c1 cos ऑफ 2x प्लस में c2 साइन ऑफ 2x। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से आपके पास है पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस भी, तो 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस में 4 एंड इंटू में x आएगा। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करते हैं, बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, इस वाले को हम ऊपर लेकर जाते हैं। पहले हमने 4 कॉमन लिया, 1 प्लस में डी स्क्वायर बाय 4 बना, क्या आपके पास आया 1/4, 1 प्लस में डी स्क्वायर बाय 4 का इनवर्स इंटू में x। आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल देंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा, इंटू में x आएगा। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है। आप 2 टाइम अगर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो और आगे तो पावर और भी बढ़ेंगी, तो वो तो आपके पास सारे 0 आएंगे, तो आपके पास सिर्फ x, आप इसको मल्टीप्लाई करवाओ 1 से तो आपके पास x/4 बचेगा। बस अब आपका काम यहीं पे खत्म है, आपको कोई कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा यहाँ पे y आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, या आपके पास आएगा cos 2x, या आपके पास आएगा sin 2x, या आपके पास आएगा 1 प्लस, या आपके पास आ। ठीक है, अब ये आपके पास जो आ गया है, इससे ही आप देखो एक बार थोड़ा सा अपना ऑप्शन को कंपेयर करो, आपको सीधा सीधा आंसर दिख जाएगा। यहाँ पे x है गलत, यहाँ पे x/4 है, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस है। देखो x/4 देखते टिक मत कर देना, हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन अभी जो डिस्कार्ड हो रहा है उसको डिस्कार्ड करो पहले। ये आपके पास माइनस x गलत, ये आपके पास माइनस x/4 गलत, ये आपके पास अब बचता है ये, तो ये एकदम सही हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, आपको C1 और C2 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इन दोनों कंडीशन का कोई मतलब। चलते हैं नेक्स्ट, इसको देखिएगा, कहता है फॉर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपके पास ये गिवन है, डिफाइंड ऑल कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन इंटरवल 1 से सेटिस्फाइंग द कंडीशन, आपको ये गिवन है। तो आपसे पूछता है कि इनमें से J3 के लिए एक्सट्रीमल, J1 के लिए, J0 के लिए एंड J1 के लिए एक्सट्रीमल क्या होगा। मतलब अब यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू में 1 0 1 एंड 3 पुट कर दूं तो उस केस में क्या होगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे आपको पहले 0 1 3 के लिए अलग अलग सोल्व नहीं करना, पहले आप अल्फा के लिए सोल्व करके चलो, देन लास्ट में हम जो हमें मिलता है उसमें हम 0 1 एंड 3 पुट करके अपना एक्सट्रीमल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम कुछ भी नहीं, अगेन आइलर्स इक्वेशन। आइलर्स इक्वेशन आपके पास क्या होती है, कर ली एफ पाई में कर ली वाई माइनस में बाई डी एक्स कर ली एफ पाई में कर ली वाई डैश इक्वल टू में 0, ये आपके पास आया। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ से, अब आप यहाँ से इसमें जो जो आपके पास आया है वो पुट कर दो भैया। एक कर ली एफ पाई कर ली वाई कर ली एफ पाई कर ली वाई, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, कर ली एफ पाई कर ली वाई के तो 0 हो जाएगा। माइनस का में डी बाई डी एक्स ऑफ कर ली एफ पाई में कर ली वाई डैश, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपको मिलता है क्या,
ये आपको मिलता है 2y डैश अपॉन में x की पावर अल्फा, ये आपके पास आया इक्वल टू में 0। आप क्या करोगे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स 2y डैश अपॉन में x की पावर अल्फा बचता है, इनको आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2y डैश x की पावर अल्फा इक्वल टू में कॉन्स्टेंट को C1 मैंने मान दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलता है, देखो ये 2 है, ये मैं C1 के अंदर इंक्लूड कर लूंगी क्योंकि कांस्टेंट है, तो मैंने उसके अंदर इंक्लूड कर लिया। तो आपके पास जो बचता है वो आपके पास बचता है y डैश अपॉन में x की पावर अल्फा इक्वल टू में C1, यानी y डैश जो आपके पास मिला है वो आपके पास ये मिला। आप यहाँ पे दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास अल्फा प्लस में 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 और एक आपका कॉन्स्टेंट ऐड होगा इंटीग्रेशन का, ये आपके पास y आ गया है। अब आपको y जो निकल कर आ गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको C1 और C2 की वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी, तो C1 और C2 की वैल्यू आपको यहाँ पे इन दोनों कंडीशन से मिलेगी। y एट 1 पे आपको 1 वैल्यू दी हुई है, y एट 2 पे आपको 2 वैल्यू दी हुई है, ये आपको दी हुई है। यहाँ से देखिएगा 1 पे जब आप 1 वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या होगा, 1 इक्वल टू में C1, यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो अल्फा प्लस में 1 प्लस में C2 आएगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा एक इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, y एट 2 पे 2 रखने पे, तो 2 आप रखेंगे तो C1 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 प्लस में, ये आपके पास। आप जब इसको सोल्व कर लेंगे, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका -1 आएगा। यहाँ से आप C1 कॉमन ले लीजिए, अब 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस में 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 आपके पास आ गया। तो C1 जो आपके पास निकल कर आया है वो आपके पास आया है अल्फा प्लस में 1 डिवाइडेड बाई में क्या, डिवाइडेड बाई में आपके पास आया है 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 माइनस, ये आपके पास C1 की वैल्यू आ गई है। ये जो C1 की वैल्यू आई है इसको यूज कर देंगे इसमें, तो यहाँ से आपको 1 इक्वल टू में C1 की वैल्यू आई है अल्फा प्लस में 1 अपॉन में 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 माइनस में 1 एंड प्लस में यहाँ पे आपके पास आया है C2, ठीक है। और यहाँ पे एक अल्फा प्लस में 1 ऑलरेडी प्रेजेंट था ये वाला, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिलता है 1 अपॉन में 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस में C2, यानी जो C2 की वैल्यू निकल कर आई है वो आपके पास आई है 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 माइनस में 1 और यहाँ पे ये उधर जाएगा, तो ये आपका -1 अपॉन में 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 -1 होगा, ऐसा देख लीजिएगा आप इसको। तो C2 की वैल्यू जो आपके हाथ में आएगी ना वो आपके पास की आएगी, ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ। C2 की वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यूज आई हैं इनको आपको यहाँ पे पुट करना है, सॉरी यहाँ पे पुट करना है। तो y जो आपके पास निकल कर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, देखिए y इक्वल टू में C1 की वैल्यू जो आई है वो आपके पास ये आई है, तो अल्फा प्लस में 1 अपॉन में 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 -1, तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 ऑलरेडी था वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला जो अल्फा प्लस में 1 था ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन में 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 माइनस में 1, ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा x की पावर अल्फा प्लस में 1, ये आपके पास आ गया। प्लस में आपके पास जो C2 की वैल्यू आई है, C2 की वैल्यू कितनी आई है, 2 की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय में आपके पास है 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 माइनस में, तो y आपके पास निकल कर आए 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 माइनस में 1 अल्फा x की पावर अल्फा प्लस में 1 प्लस में 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 माइनस में 2, ये आपके पास y निकल कर आया है। अब आपको जो एक्सट्रीमल चाहिए अल्फा के अलग अलग वैल्यू पुट करो और निकालो। आपने पहले अल्फा 0 यानी हम J0 के लिए कैलकुलेट करना था, तो अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करी तो x की पावर 1 बच जाएगी। यहाँ पे आपके अल्फा की वैल्यू 0 रखी तो 2 की पावर 1 माइनस में 2 दैट इज 0, अगेन यहाँ पे 2 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1, तो आपके पास yx जो निकल कर आए वो x निकल कर आए। देखो यहाँ जब आप J0 के लिए काम कर रहे हैं तो yx इक्वल टू x आपके पास एक्सट्रीम। अब जब आप काम करेंगे J1 के लिए, इसका मतलब आप अल्फा 1 पुट करेंगे, अल्फा जब 1 आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो y निकल कर आएगा वो आएगा x की पावर अल्फा को अपने 1 पुट किया x स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा को आप 1 पुट कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2 प्लस में 2 अपॉन में 2 की पावर 2 माइनस में 1 दैट इज 4 माइनस में 1 3, तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में 3, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में 3 बिल्कुल करेक्ट है जी। अब आपसे जो पूछा गया है J1 के लिए, यहाँ पे इसने गलत बोला है क्योंकि हमारा तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है तो फोर्थ गलत। अब बात करते हैं J3 के लिए, तो J3 के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे यानी अल्फा इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो अल्फा इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y आपके पास क्या आएगा, x की पावर 4, ठीक है, अल्फा को आपने 3 पुट किया, 3 प्लस में 1 यानी 4, तो 2 की पावर 4 यानी 16 माइनस में 2 यानी आपके पास आ गया 14, तो प्लस का 14 डिवाइडेड बाय में 2 की पावर 4 यानी 16 माइनस में 1 दैट इज 15, तो y आपके पास आ गया x की पावर 4 प्लस में 14 अपॉन में 15,
एक्स की पावर 4 प्लस में 14 अपॉन में 15, बिल्कुल करेक्ट है जी। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से करना था। चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपसे जो पूछा गया, कह रहा है कंसिडर द वेरिएशनल प्रॉब्लम, ये आपको गिवन है, ये आपको कंडीशन गिवन है। आपसे पूछता है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ए बी सी अगर आपके पास ये होगा तो हर एडमिसिबल एक्सट्रीमल मिनिमाइजर होगा। अगर 102 होगा तो हर एडमिसिबल एक्सट्रीमल मिनिमाइजर होगा। अगर ये होगा तो हर एक एडमिसिबल एक्सट्रीमल मिनिमाइजर होगा, और अगर ये होगा तो सेम चीज पूछी गई है। तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप यूज करते हो आपकी डिसेंट्री कंडीशन। डिसेंट्री कंडीशन क्या बोलती है कि जब भी आपको मिनिमाइजर का केस निकालना होता है, जब मिनिमाइज करना होता है, तो वहां पे आप जो आपका जो फंक्शनल होता है उसको आप वाई डैश के विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो। अगर आपके पास ये ग्रेटर देन 0 आता है फॉर ऑल वाई डैश के लिए, फॉर ऑल वाई डैश के लिए, तो आपके पास यह काम करता है मिनिमाइज का। ठीक है, सेम चीज अगर आप बात करो कि एफ वाई डैश और वाई डैश अगर आपके पास लेस देन 0 आता है फॉर ऑल वाई डैश के लिए, तो वो आपका काम करता है मैक्सिमाइज का। मतलब आपके पास यहाँ पे मैक्सिमा बनता है, यहाँ पे मिनिमा बनता है, स्ट्रॉन्ग मिनिमा। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे अगर आप इसको देखो, ये आपका एफ है। एफ को अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, पहली बार करोगे तो आपको मिलेगा 2a वाई डैश, यहाँ से आपको मिलेगा प्लस में 2b वाई। दूसरी बार करोगे, ये पहली बार हो गया, दूसरी बार जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 2a ओनली। तो 2a जब आपने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला 2a। अब मिनिमाइजर अगर उसको होना है तो 2a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो a को स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर 0 से ये बड़ा है, इसका मतलब यहाँ से आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो, ये आपका गलत, ये आपका सही, ये आपका सही और ये आपका सही, क्योंकि 0 से बड़ा इसमें a है। तो यहाँ पे हर एक एक्सट्रीमल जो इनको करेगा आपका, क्योंकि ए बी सी का, बी सी का तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ ए से मतलब था हमें, तो इसका सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आएंगे, करेक्ट आएंगे। ये देखिएगा, कहता है कि आपके पास फाई है वो C4। अब की बार यहाँ पे ध्यान से देखना C4, और यहाँ पे भी ध्यान से देखना वाई डबल डैश। तो ये आपको गिवन है एक्सट्रीमल। यहाँ से आपको क्या करते हैं, ये आपको कंडीशन गिवन है, आपको जस्ट कंडीशन गिवन है, आपको यहाँ से फाई एट 1/2 के ऊपर वैल्यू निकालनी है। मतलब इसका जो एक्सट्रीमल निकल कर आएगा उस एक्सट्रीमल की 1/2 के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से करोगे वो देखिएगा। आपके पास है क्या, आपके पास है यहाँ पे जो आइलर्स इक्वेशन है उसमें वाई डबल डैश का काम है। इसका मतलब यहाँ से जो आइलर्स इक्वेशन होगी वो हायर डेरिवेटिव के लिए यूज जाएगी। तो वो आपके पास होती है कर्ली एफ बाई में कर्ली वाई, माइनस में डी बाई डी एक्स, कर्ली एफ बाई में कर्ली वाई डैश, माइनस प्लस में डी स्क्वायर बाई में डी एक्स स्क्वायर, कर्ली एफ बाई में कर्ली वाई डबल डैश इक्वल टू में, ये आपके पास होती है। ठीक है, आप यहाँ से रखो कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, आपके पास जो वाई एफ है वो आपके पास है वाई वाई डैश प्लस में वाई डबल डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप इसको y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिलेगा y डैश माइनस में d बाई डी एक्स, कर ली f बाई कर ली y डैश के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से y प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, कर ली f बाई, इसको डबल डैश के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो 2y डबल डैश इक्वल टू में, ये आपके पास आया है। तो y डैश इसका आप करोगे तो माइनस का y डैश, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपका बचेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपके पास बचा। तो मैं 2 को बाहर ले लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे डी स्क्वायर बाय में डी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास आया क्या, यहाँ पे इसको आप दोनों साइड पहले इंटीग्रेशन करोगे तो एक इंटीग्रेशन से एक डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका C1 आ जाएगा। दूसरी बार करोगे तो दूसरी बार आपका फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा C1x प्लस C2। अब तीसरी बार आप करोगे तो थर्ड टाइम जब आपने इंटीग्रेशन किया तो एक डेरिवेटिव फिर हट जाएगा, तो C1x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में C2x प्लस में C3 आ जाएगा। कि और करोगे दोबारा तो y आपके पास C1x क्यूब बाई में 6 प्लस में C2x स्क्वायर बाई में 2 प्लस में C3x प्लस, ये आपके पास निकल। आपने क्या वो कहता है, आपके पास ये कंडीशन गिवन है, आपके पास कंडीशन गिवन है y एट 0 पे 0 एंड y एट 1 पे 2। पहले तो ये हम सोल्व कर लेते हैं, y एट 0 पे 0 और y एट 1 पे आपको 2 दी हुई है, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। तो जब आप 0 पे 0 वैल्यू रखेंगे तो C4 की वैल्यू 0 हो जाएगी, y एट 1 पे आपको 2 वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से देखो C1 8/6 प्लस में 4/2 C2 एंड प्लस में 2 C3, ये आपके पास आएगा इसके इक्वल 1 की। सॉरी, हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो C1 बाय में 6, हमें x को 1 पुट करना है, y आपका 2 है। ठीक है, तो C1 बाय में 6, x को हम 1 पुट कर रहे हैं, y आपका तो हम 1 पुट करें, और C4 तो खैर 0 ही हो चुका है, तो y आपका 2 है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है,
अब हमें काम करना है किसके लिए, y डेरिवेटिव्स के लिए। तो डेरिवेटिव्स के लिए आपको पता है, ये देखो आपके पास उपलब्ध है ऑलरेडी, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, y डैश एट 0 पे आपकी 1 वैल्यू है और y डैश एट 1 पे 4 वैल्यू की है। तो y डैश एट 0 पे 1 वैल्यू की और y डैश एट 4 पे y डैश एट 1 पे 4 की वन, y डैश एट 1 पे 4 की वन है। तो ये आपके पास है y डैश एट 0 पे 1 की है। तो यहाँ पे देखिए y डैश एट 0 पे आपको 1 वैल्यू गिवन है। इसका मतलब x को अगर आप 1 पुट 0 पुट करते हो तो x y की वैल्यू आपके पास y डैश की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको C3 की वैल्यू 1 मिल गई है एंड y डैश 1 के ऊपर वैल्यू 4 है। तो आपका C3 की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है। यहाँ पे आप क्या पुट कर रहे हो, आप पुट कर रहे हो x को 1। तो जब आप x को 1 पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा C1 y में 2। यहाँ पे आप x1 पुट करोगे तो मिलेगा C2 और C3 की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है। तो यहाँ से आपको C1 प्लस में C2 के अंदर एक इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका हमें यूज करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। ये आपके पास है, ये आपके पास है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। C3 की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो तो C1 बाय में 6 प्लस में C2 बाय में 2 इक्वल टू में 2 माइनस में 1 दैट इज 1 एंड C1 बाय में 2 प्लस में C2 इक्वल टू में, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। इनको आप सोल्व कर लेना। सोल्व करने मेरे को लगता है आसान होगा। ठीक है, आपने ऐसे कर दिया, लो 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 ऐसे कर दिया। यहाँ पे आपके पास आ गया C1 कॉमन 1/6 माइनस में 1/4 1 माइनस 1/3/2 ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो C1 की वैल्यू यहाँ से आप एलसीएम वगैरह ले लो। ठीक है, 12 एलसीएम आ जाएगा तो ये आपके पास आएगा 3 माइनस में 2 दैट इज 1/12। तो 1/12 और यहाँ पे आपके पास आएगा 12 और ये आपके पास आएगा 2 माइनस दैट इज 1, ये आपके पास 6। तो C1 की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 6, C1 की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस का x3। तो देख लीजिएगा ये करेक्ट तो। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये चीज देख लीजिएगा जी। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे ये आपका नेगेटिव आएगा तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना। ये आपके पास C1 की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको 6 मिलेगी। ठीक है, C1 की वैल्यू ये आपके पास 6 आ गई है। C1 की वैल्यू जब आपके पास 6 आ गई है, आप यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए चाहे यहाँ पे कर दीजिए। इसको अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 इज इक्वल टू में C1 की वैल्यू आपके पास 6 आई है तो 3 प्लस में C2 प्लस में 1। तो आपके पास जो C2 की वैल्यू निकल कर आई है वो आपके पास आ गई है 0। तो C2 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आपके पास C2 की वैल्यू 0 आई है, आपके पास C1 की वैल्यू क्या आई है 6 आई है, आपके पास C3 की वैल्यू 1 आई है एंड C4 की वैल्यू 0 आई है। तो यहाँ से जो एक्सट्रीमल आपके पास निकल कर आएगा वो आपके पास आएगा x3, क्योंकि C1 से 6 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस, ये आपके पास एक्सट्रीमल निकल कर आया x3 प्लस में x। अब आपको y 1/2 के ऊपर वैल्यू चाहिए तो आप 1/2 के ऊपर वैल्यू निकालो। 1/8 प्लस में 1/2 दैट इज आपके पास क्या आएगी वैल्यू, आपके पास आएगी 8 प्लस में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 यानी 5/8। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जब भी आपके पास आपको फ्री फ्री दिख गया, फ्री का मतलब ये नहीं है कि भैया कोई भी कांस्टेंट उठा के आप पुट कर सकते हो। ठीक है, फ्री का बिल्कुल ये मतलब नहीं है। फ्री का मतलब यहाँ पे आप बाउंड्री नेचुरल बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हो, वो मैं आपको बताऊंगी क्या होती है। पहले आप देखो, कंसिडर द वेरिएशनल प्रॉब्लम। आपके पास ये वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है वेयर y एट 0 पे 1 0 है, y एट 0 पे एंड y एट 1 फ्री है। फ्री का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी कतई नहीं है कि आपका ये फ्री है तो आप कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज कर सकते हो और उससे आप इनफाइनाइट आंसर निकाल सकते हो। नहीं, फ्री का मतलब है आपको यहाँ पे नेचुरल बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है। नेचुरल बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, करली एफ वाई में करली वाई डैश। अब जैसे यहाँ पे इसने बोला है कि y 0 पे और y 1 पे फ्री है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे फ्री है। तो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। आपको जब जहां पे भी जिस भी पॉइंट पे बोले जिसके ये फ्री है तो आपको उसी पॉइंट पे उसको 0 रखना है। दूसरा यहाँ पे क्योंकि x इक्वल टू 1 के ऊपर भी वैल्यू 0 है तो ये भी आपका फ्री है, तो x इक्वल टू 1 के ऊपर भी वैल्यू क्या आएगी, y डैश करली एफ बाई करली y डैश की वैल्यू 0 आएगी। ये आपके पास होती है नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका यूज करना है। इसका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आप एक्सट्रीमल तो निकालो, है ना। सबसे पहले आप एक्सट्रीमल तो निकालो, या फिर इसको चलो पहले एक बार y डैश के विद रिस्पेक्ट टू करो, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो करली एफ बाई करली y डैश आप करोगे तो आपको मिलेगा 2y डैश,
यहाँ पे आप करली एफ बाई करली वाई डैश करोगे तो आपको मिलेगा 2025 वाई इक्वल टू में 0। अब ये आपके पास अगर मैं ये वाली जो आपको मिलती है मतलब करली एफ बाई करली वाई डैश ये मिला है, अगर मैं इसको एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर बात करूं तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा, है ना। और अगर यही चीज को मैं एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर बात करूं तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा, है ना। आपको अब यहाँ से जो वैल्यू चाहिए वो एक्चुअल में वैल्यू चाहिए वाई डैश एट 0, वाई एट 0, वाई डैश एट 1 एंड वाई एट 1। ये कैसे निकलेगी? एक्सट्रीमल पता चल जाए फिर निकल जाएंगी। ठीक है, एक्सट्रीमल तो पता कर लें। एक्सट्रीमल आपके पास किस तरीके से निकालते हो? एक्सट्रीमल निकालते हो बाई यूजिंग द आइलर्स इक्वेशन। आइलर्स इक्वेशन आप यूज कर लो यहाँ से, तो आपके पास क्या होगा देखो, एफ आपके पास है वाई डैश का स्क्वायर प्लस में 2025 वाई वाई डैश, है ना। ये आपके पास है। आप इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी माइनस में, यहाँ पे मैं डायरेक्ट टाइलर्स इक्वेशन ही लगा देती हूँ। तो ये आपके पास कुछ ऐसे आई 0। ठीक है, करली एफ बाई करली वाई आपके पास क्या आएगा 2025 वाई डैश माइनस में डी बाई डी एक्स। करली एफ बाई करली वाई डैश आपके पास क्या आएगा 2 वाई डैश प्लस 2025 इक्वल टू में, आप इसको ओपन कर दीजिए 2025 वाई डैश एज इट इज माइनस में डी बाई डी एक्स एज इट इज। यहाँ पे आपके पास आएगा, अच्छा ये इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो माइनस में 2 वाई डबल डैश माइनस में 2025 वाई डैश इक्वल टू में 0। ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचा वाई डबल डैश इक्वल टू में 0, दैट इज वाई इक्वल टू C1x। ये आपके पास वाई बचा। आपके पास जो वाई निकल कर आया है ये आपके पास एक्सट्रीमल आ गया। आपको इसी के ऊपर वैल्यू चाहिए एट 0 के ऊपर एंड एट 0 के ऊपर एंड एट 1 के ऊपर, और इसके डिफरेंशिएशन की भी सेम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे देखो, अब आपके पास बात करें वाई एट 0 के ऊपर तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी C2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने x की जगह पे 0 पुट कर दिया। अगर आप वाई डैश एट 0 की बात करोगे तो यहाँ पे आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा C1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी 0 पे C1 ही आएगी। आप अगर बात करते हो यहाँ पे किसकी, वाई एट 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, x को अगर आप 1 पुट कर रहे हो तो C1 प्लस में C2। और अगर आप बात कर रहे हो वाई डैश तो ये आपके पास सेम ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट आ गया इसका डेरिवेटिव। तो ये आपके पास जो वैल्यूज आई हैं ये आपको यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ से ही आपको C1 और C2 की वैल्यूज निकली। ये जो वैल्यूज आई हैं इनको यहाँ पे पुट कर, तो सबसे पहले वाई डैश एट 0 की वैल्यू कितनी आई है C1, तो यहाँ पे रख दो C1 प्लस में 2025 वाई एट 0 के ऊपर वैल्यू कितनी आई है, वाई एट 0 के ऊपर वैल्यू आई है C2 इक्वल टू में C। दूसरा 2 वाई डैश वाई 1 डैश, तो वाई डैश 1 पे आपकी वैल्यू C1 है तो C1 रख दो। 2025 वाई एट 1 के ऊपर वैल्यू कितनी है C1 प्लस में C2, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ C2 प्लस में और C1 वाली अलग लिख लेती हूँ, है ना। क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये कैंसिल 2025 C1 आपके पास 0 आ गया, दैट इज C1 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। C1 की वैल्यू अगर 0 तो वैल्यू भी 0, इससे C1 और C2 दोनों 0, इसका मतलब y जो आपके पास आएगा वो आपके पास 0 नहीं आ जाएगा कि यहाँ पे पुट करने के बाद। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है यूनिक एक्सट्रीम। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलता है वो आपके पास नहीं मिलता इनफाइनाइट, नहीं मिलता ऐसा कि भाई एक से ज्यादा हो, आपके पास ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एक्सट्रीमल ही नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट में, ये देखिएगा जी। ठीक है, इसमें भी आइसोपैरामेट्रिक की कंडीशन है, कुछ भी नहीं है। आपसे जो बोलता है कहता है डिनोट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशंस आपके पास आ रहे हैं आइलर्स लैग्रेंज इक्वेशन वेरिएशनल प्रॉब्लम, इसके यहाँ पे आपको कंडीशन दी, कहता है वो आपने सेट जो एस है वो उसको डिनोट कर रहा है। अब कहता है कि आपने ये सेट बताने क्या होगा, इसमें क्या है आपके जो भी एक्सट्रीमल सेट एस में आ रहे हैं, मतलब जो भी आपके पास सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है इसका एक्सट्रीमल जो भी निकल कर आ रहा है, उस एक्सट्रीमल की 1/2 के ऊपर क्या क्या वैल्यूज आ रही है वो आपको इकट्ठी करनी है, वो आपको देखना है कि क्या क्या वैल्यूज वो रख रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे देखो, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे, वाई स्क्वायर प्लस में वाई डैश का स्क्वायर प्लस में लैम्डा वाई स्क्वायर, ये आपके पास जो आया ये आपके पास एफ आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बिल्कुल। आपने आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइलर्स इक्वेशन लगा दीजिए, करली एफ पाई में करली वाई माइनस में डी बाई डी एक्स, करली एफ पाई में करली वाई डैश इक्वल टू में सी। तो यहाँ पे देखो करली एफ पाई करली वाई आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस में लैम्डा इंटू में वाई माइनस में डी बाई डी एक्स, करली एफ पाई करली वाई डैश करोगे तो ये आपके पास, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं 2 हटा देती हूँ तो ये आपके पास कुछ ऐसा बना, ये आपके पास आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये आपके पास कुछ ऐसा बन गया। अब ये एक तरीके से आपके पास एसएलपी जो फॉर्म्स होती है वैसा बन गया है। यहाँ पे आपका ये
डिपेंड करता है कि 1 प्लस लैम्डा किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे वो एसएलपी नहीं होती, जैसे हम इसको मान लेते हैं म्यू, तो वाई डबल डैश प्लस में म्यू, यहाँ पे इसको मैं माइनस म्यू मान लेती हूँ, तो ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता है कि जैसे जो कंडीशन आपको दी हुई है वाई एट 0 पे 0 एंड वाई एट 1 पे 0, यहाँ से आपको पता है कि म्यू आपका शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी आपका काम बन सकता है ना। इसका मतलब म्यू आपका यहाँ पे माइनस का म्यू शुड बी लेस देन 0, दिस इम्प्लाई आपका 1 प्लस लैम्डा अगर लेस देन 0 होगा तो आपके पास सॉल्यूशन निकल कर आएगा नॉन ट्रिवियल, और वही हमें चाहिए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से मैंने क्या रखा, डायरेक्ट 1 प्लस में लैम्डा को नेगेटिव नेगेटिव जैसे आप रखोगे तो आपने मान लिया चलो कि 1 प्लस में लैम्डा आपका माइनस का पी स्क्वायर है, वेयर पी इज नॉन जीरो। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा वाई डबल डैश प्लस में वाई डबल डैश नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ही बना लेती हूँ, पी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 1 प्लस लैम्डा को आप माइनस पुट कर रहे हो, माइनस पी स्क्वायर पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का पी स्क्वायर इक्वल टू, यानी डी आपके पास आएगा प्लस माइनस डायटा। तो यानी आपके पास जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो आपके पास आएगा C1 cos ऑफ px प्लस में C2 sin ऑफ, ये आपके पास सॉल्यूशन निकल कर आए। सॉल्यूशन आने के बाद आपने क्या करना होता है, आप यहाँ पे अपनी कंडीशन पुट करो, y एट 0 पे 0 एंड y एट 1 पे 0, तो y एट 0 पे 0 एंड y एट 1 पे 0। अब एक चीज देखिएगा यहाँ से, जैसे आप y एट 0 पे 0 रखते हो तो यहाँ पे आपका जो आपके पास x है वो आपका 0 है, तो इसकी वजह से ये आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये आपका 0 बन जाएगा, यानी C1 की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, y एट 1 पे अगर 0 है तो इसका मतलब C2, क्योंकि C1 ऑलरेडी 0 हो चुका है, साइन ऑफ P इंटू में x को आप 1 रख रहे हो, तो इसका मतलब वो आपका 0 होना चाहिए। अब क्योंकि मुझे चाहिए कि जितने भी सॉल्यूशंस है, मतलब ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल जो सारे आ रहे हैं वो इकट्ठे करने हैं, यहाँ से अगर मैं C2 को नॉन जीरो ले लूँ तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा, तो इसका मतलब साइन पी को 0 होना पड़ेगा, दिस इम्प्लाई पी को n पाई होना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपके पास सॉल्यूशन निकल कर आया है, C1 आपका 0 और C2 आपका, C1 को Cn नाम दे देती हूँ मैं क्योंकि जनरलाइज फॉर्म में हम लिखेंगे, साइन ऑफ पी एक्स, पी आपका क्या है n पाई एक्स, तो ये आपके पास जो y निकल कर आई ये आपका एक्सट्रीमल आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास हमें नहीं पता अभी ये Cn की वैल्यू क्या होने वाली है, तो उस केस में हम यहाँ पे जो आपको गिवन है ये वाला इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर आपका dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 आपके 1 दिया हुआ है, यहाँ पे आप पुट कर दो तो Cn का स्क्वायर बाहर ले लो, साइन ऑफ स्क्वायर n पाई x इंटू में dx इक्वल टू में ये आपके पास आएगा। आप इसको जब Cn स्क्वायर करेंगे, ये आपके पास साइन स्क्वायर n पाई x, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहले आप इसको फॉर्मूले से ऐसे लिख लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 2 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये आपके पास 1 आना चाहिए, Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 हमने बाहर ले लिया, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे 1 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, लिमिट पुट करोगे 0 से 1 तो 1 बचेगा। लेकिन जैसे आप कोस का इंटीग्रेशन करोगे साइन के अंदर चेंज होगा, और साइन में आप ये पुट करोगे तो यहाँ पे साइन 2 n पाई बन जाएगा, एंड जिसकी वजह से वो 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे लिमिट 0 पुट करने पे फिर 0 हो जाएगा, तो आपको सिर्फ ये बचेगा इक्वल टू में 1, तो Cn की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई प्लस माइनस रूट 2। इसका मतलब जो आपके पास y निकल कर आया है, जो आपका एक्सट्रीमल निकल कर आया है, Cn की जगह आप रख दो तो प्लस माइनस रूट 2 साइन ऑफ 2 n पाई, सॉरी n पाई x, ये आपके पास y की वैल्यू निकल कर आई है। ये जो y की वैल्यू निकल कर आई है, अब आपको क्या कह रहा है कि इसके ऊपर 1/2 के ऊपर वैल्यू निकालो इसकी, तो जैसे मैं 1/2 के ऊपर वैल्यू निकालती हूँ तो साइन n पाई बाई में ये आपके पास आती है। अब यहाँ से हमें इनकी जो साइन n पाई बाई 2 की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है हर एक n के लिए, वो हमने इकट्ठी करनी है। आपको एक चीज पता है, यहाँ पे 3 चीजों में बढ़ता है, जब आपका n होगा 1, 5, ठीक है, और इसके बाद 9 एंड 11 13 एंड सो ऑन टू, उस केस में जो आपके पास, जैसे आप यहाँ पे रख लो, उस केस में जो आपके पास साइन n पाई बाई 2 की वैल्यू आती है वो आपके पास आती है ऑलवेज 1। जैसे ही आपका n होता है 2, 4, 6, 8, जैसे ही 2, 4, 6, 8 हो गया, आपका ये साइन पाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या साइन 2 पाई 3 पाई इनके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वजह से आपका जो साइन n पाई बाई 2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। जैसे ही आप n को रखते हो 1, 1 नहीं, 3, 7, ठीक है, 11 एंड सो ऑन टू, मतलब जो 4 के गैप जो बच जाते हैं, इनके लिए जो साइन n पाई बाई 2 की वैल्यू आती है वो आपके पास आती है माइनस का 1। तो यहाँ से आपके पास हर एक n के लिए आपने डिसाइड कर दिया है क्या क्या आएगा। यहाँ पे आप देखो y एट 1/2 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, आपके पास क्या क्या आ सकती है भाई, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। तो या तो आपके पास ये आपके प्लस माइनस रूट 2 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, या फिर प्लस माइनस रूट 2 हो सकता है। हमें सेट के अंदर लिखना है, सेट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, यही आ सकती है सिर्फ।
इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -√2 0 एंड 1। यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट आएगा जी, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा और ये क्या चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा ब्रोकन एक्सट्रीमल का है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं बोलती हूँ ऐसे क्वेश्चन नहीं छेड़ने एग्जाम में, करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे किस तरीके से करना है, सुन लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास दो चीजें होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आपके पास ब्रोकन एक्सट्रीमल का केस आता है। आपके पास दो इक्वेशंस होती है जो आपको याद रखनी है। एक आपकी होती है कर्ली एफ पाई में कर्ली वाई डैश, ठीक है। जब आप ये काम करते हो लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहे हो और यहाँ पे आपका आता है ये आप y1 मान लो, कर्ली एफ पाई में कर्ली y डैश 2 डैश, जब आप काम करते हो राइट हैंड साइड में, मतलब ये लिमिट आपके पास सेम है। अब देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, ब्रोकन एक्सट्रीमल का मतलब क्या होता है वो एक बार समझ लो। कि जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास एक्सट्रीमल निकल कर आया, आपके पास सॉल्यूशन निकल कर आया। इस सॉल्यूशन को ये सॉल्यूशन आपका कॉन्टिन्यूस तो होगा, लेकिन किसी ना किसी एक पॉइंट पे ये कॉर्नर बना के जाता है। अगर ये कॉर्नर बना के जाता है तो आप बोलते हो, मतलब वहां पे अगर आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं है किसी एक पॉइंट पे, तो आप बोलते हो कि यहाँ पे आपके पास ब्रोकन एक्सट्रीमल के पास कॉर्नर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या ब्रोकन एक्सट्रीमल आपके पास एक कॉर्नर रख रहा है, दो कॉर्नर रख रहा है, वो आप बता सकते हो। तो उस केस में आपके पास यहाँ से कॉर्नर्स बनते हैं जब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, यानी जो एक्सट्रीमल है वो किसी एक पॉइंट पे आपको नहीं मिलेगा डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे नहीं मिलता तो एक कॉर्नर होता है, अगर दो पे नहीं मिलेगा तो दो होंगे, इसी तरीके से। तो हमें यहाँ से चेक करना है। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एक तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी आपके पास होती है एफ माइनस में वाई डैश, करली एफ वाई में करली वाई डैश। अब क्योंकि यहाँ पे हम वन के लिए काम कर रहे हैं तो वन लिखेंगे। अगेन ये वाली आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एक तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। और इक्वल टू में एफ माइनस में वाई टू डैश, करली एफ वाई में करली वाई टू डैश, और ये आपके पास आएगी राइट हैंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, वही वही पॉइंट आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए, मैं यहाँ पे वाई डैश के विद रिस्पेक्ट टू पहले डिफरेंशिएशन करती हूँ। मैं पहले ये फर्स्ट वाली कंडीशन लगा रही हूँ, ठीक है। ये सेकंड है, दोनों आपको लगानी है। दोनों जो दो पॉइंट्स हैं जो दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, वही पॉइंट्स आपको इकट्ठे करने हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास जो एफ गिवन है वो आपके पास है वाई डैश की पावर 4 प्लस में 3 माइनस में 3 वाई डैश का स्क्वायर, ये आपको गिवन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लिया एफ वाई कर ली वाई डैश ही कर देती हूँ, तो ये आपको मिलेगा कुछ ऐसा, ये आपको मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपके पास ऐसा आएगा। अब यहाँ पे देखो एक बार मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा y1 डैश है वो मेरा p है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, p1 है, और y2 डैश है वो मेरा p2 है। एक बार समझ के चलना है इसको। तो यहाँ पे जब आप इसको y1 डैश के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, मैं पहली कंडीशन लगा रही हूँ, पहली वाली जो कंडीशन है वो लगा रही हूँ, तो कर ली एफ पाई कर ली y1 डैश। तो इसका मतलब यहाँ पे आप y1 डैश के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो मैं y1 डैश को p पुट कर रही हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 4p क्यूब माइनस में 6p, ठीक है। ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू में, यहाँ पे आप जब इसको P1 आएगा, यहाँ पे P1 आएगा, और जब आप इसको करेंगे y2 के लिए तो P2 आप कर रहे हो तो सेम चीज ही तो आ जाएगी, है ना। P2 के लिए भी तो सेम चीज आ जाएगी, तो ये आपके पास ऐसा आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ से आपने क्या करना है, इनको एज इट इज एक बार रखना है, ठीक है। इनको एक बार एज इट इज, यहाँ पे आप कैंसिल, जैसे P1 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा P1 का स्क्वायर माइनस में 6/3 दैट इज 3/2, ये आपके पास बचेगा। अगेन यहाँ पे सेम केस ऐसे बचेगा, है ना, यही बचेगा आपके पास, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब आपके पास आता है, यहाँ से एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि जैसे मान लो कि अगर मैं इसको एक बार y1 डैश से मैं आपको समझाती हूँ, मे भी शायद उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होएगा। आपके पास ये है और ये आपके पास y2 डैश है और ये आपके पास y2 डैश का स्क्वायर है माइनस में 3, ये आपके पास कुछ ऐसा है। आप एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया कि कॉर्नर पॉइंट वो होगा जहां पे वो डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं करेगी। डिफरेंशिएबिलिटी शो करने का मतलब है कि जो भी आपका एक्सट्रीमल है उनका, मान लीजिए ये आपका कुछ ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आपके पास कोई
पॉइंट है उस पॉइंट के लिए, जैसे मान लीजिए एक्स अब आपका 0 से कहाँ से जा रहे हैं हम, 0 से बी के बीच में, 0 से 1 के बीच में है, तो ये आपका 0 से 1 के बीच में कोई रहेगा। तो t 0 से 1 के बीच में कोई ऐसा नंबर मिलेगा आपको जहाँ पे आपका एक्सट्रीमल कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, मतलब आपका एक कॉर्नर पॉइंट आपको मिलेगा। कॉर्नर पॉइंट मिलने का मतलब है कॉन्टिन्यूटी तो मेंटेन रखेगा, लेकिन वहां पे आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी यानी ये जो आपका y1 डैश निकल कर आएगा और ये जो y2 डैश निकल कर आएगा, ये सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम हो गए तो यहाँ पे आपकी डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी, और अगर डिफरेंशिएबिलिटी आ गई तो यहाँ पे कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अब एक चीज देखो कि जैसे आपके पास ये है, ये और ये चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका एक्चुअल में जो आता है वो आपका y1, जो ये y1 और y2 ले रहे हैं ना, वो ये ही है। मतलब आपके पास एक तरीके से ये y1 है और ये y2 है और ये कॉर्नर है और ये आपका पूरा एक्सट्रीमल है। एक्सट्रीमल के बीच में कहाँ क्या आ रहा है वो मुझे नहीं पता चल रहा, ओवरऑल एक्सट्रीमल निकल कर आ रहा था। तो ब्रोकन एक्सट्रीमल मुझे कैलकुलेट करना है या कॉर्नर पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए y1 और y2 ये आपके कॉन्टिन्यूस तो होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएबिलिटी एक पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम अगर डिफरेंशिएबिलिटी कर गया तो कॉर्नर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से कॉर्नर होने के लिए आपका, अगर मैं इसकी बात करूं, y1 डैश का स्क्वायर, सॉरी y1 डैश, ये आपका y2 डैश के इक्वल कतई ही नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब आपके पास अब यहाँ पे दो केसेस बच गए कि आपके पास यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y1 और y2 स्क्वायर आपके प्लस माइनस √3/2 यही होने चाहिए। मतलब आपके पास, अब देखो आपके पास y1 डैश और y2 डैश इक्वल नहीं होने चाहिए, तो यहाँ से आपके पास दो कंडीशंस बन सकती है। एक यहाँ पे मैं y1 लिख रही हूँ, y1 डैश, और यहाँ पे y2 डैश, तो ये आपके पास बन सकता है √3/2, ये आपके पास बन सकता है माइनस का √3/2, पूरे पे आएगा, ठीक है, पूरे पे आएगा। या फिर आपके पास बन सकता है √3/2 ये माइनस का और ये प्लस का, ये आपके पास y1 डैश और y2 डैश बन सकता है। ये आपके पास दो पॉइंट तो इनसे हमने कैलकुलेट किए हैं, अभी दूसरी कंडीशन लगानी बाकी है, ये वाली। अब इस कंडीशन को और लगा देते हैं, है ना। तो आपके पास जो दूसरी कंडीशन थी वो थी एफ आपके पास क्या है, रख लीजिए पी की फॉर्म में रखो, वाई की फॉर्म में रखो, वाई डैश की फॉर्म में रख लो, क्योंकि वाई डैश की फॉर्म में, वैसे तो मैंने वाई डैश की फॉर्म में किया था, लेकिन आपको समझाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वाई, जो आपके पास एफ है वो है वाई डैश की पावर 4, तो वाई डैश की पावर 4, तो y1 डैश की पावर 4 माइनस में 3 y1 डैश का स्क्वायर, तो y1 डैश का स्क्वायर, ये आपके पास है एफ, ये आपके पास एफ है। मैं फिलहाल एक बार यहाँ पे y1 और y2 बाद में पुट करूंगी, मैं पहले ये निकाल, ठीक है। तो एफ आपके पास था y1 डैश की पावर 4 माइनस में 3 y1 डैश का स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर है, माइनस में y डैश, यहाँ पे कर लिया कर ली, y डैश क्या आएगा 4y1 डैश का क्यूब माइनस में 6y1 डैश, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है 4y1 डैश, 4y1 डैश की पावर 4 माइनस का और एक माइनस का, ये तो ये माइनस का 3 बन जाएगा यहाँ से, देख लो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का 3y1 डैश की पावर 4, और यहाँ पे आप इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, y1 डैश स्क्वायर और यहाँ पे भी y1 डैश स्क्वायर, सॉरी y डैश स्क्वायर बनेगा, तो ये आपको मिलेगा माइनस और प्लस में, तो प्लस का 3y डैश का स्क्वायर, यानी आपको जो ओवरऑल मिलता है वो मिलता है y1 डैश का स्क्वायर बाहर, माइनस 3 भी बाहर, y1 डैश स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास निकल कर आता है ये। जब हम यहाँ पे बात करेंगे y1 डैश और y2 डैश के लिए, तो हम इसको अलग से अब लिख लें, y1 के लिए अलग लिख लो, ठीक है, और y2 के लिए अलग लिख लो। ये आपके सेम होने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि उन दोनों में से कॉमन पॉइंट आपके पास आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे अगेन y1 डैश स्क्वायर y2 डैश स्क्वायर के अगर इक्वल हो जाता है ना, ये वाली अगर सेम चीजें हो जाती है तो आपके पास ये भी सेम हो जाएंगे, दोनों साइड इक्वलिटी मेंटेन हो सकती है। इसका मतलब यहाँ से y1 आपके पास प्लस माइनस y2 हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ से आप एक चीज देखो कि y1 डैश स्क्वायर प्लस में 1 अगर y2 डैश स्क्वायर प्लस में 1 के इक्वल होना है, तो इसका मतलब अगेन यहाँ से y1 डैश का यहाँ पे डैश आएगा जी, ठीक है। तो y1 डैश का स्क्वायर ये सेम सिचुएशन दे रहा है अगेन, तो इसका मतलब यहाँ से आपको इतना तो पता चल गया कि जो आपका
y1 है, y1 वो आपका या तो प्लस y2 के इक्वल हो सकता है या फिर माइनस y2 के। प्लस y2 के इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर प्लस y2 के इक्वल हो गया तो बात तो वही डिफरेंशिएबिलिटी मेंटेन हो जाएगी, तो कॉर्नर पॉइंट नहीं बन पाएगा। इसका मतलब माइनस y2 होना चाहिए। अब देखो पीछे जो आप पॉइंट्स निकाले थे, क्या वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई है। y1 के आपका माइनस y2 के इक्वल है, बिल्कुल इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब यही दोनों पॉइंट्स आपके क्या बन जाएंगे, जो आपको चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से जो मुझे मिला, क्या मिला? मुझे मिला कि y1 मेरे पास √3/2 है, तो y2 मेरे पास माइनस का √3/2 है। y1 अगर मेरे पास एंड y1 अगर माइनस का √3/2 है, पूरे पे आएगा जी, तो आपका y2 प्लस का √3। अब देखिए यहाँ से इस आपके पास, इसको एक बार सोल्व कर लो, है ना। ये सोल्व करने का मतलब है इसको इंटीग्रेशन कर दो, तभी तो हम y(x) इक्वल टू निकाल पाएंगे y1 और y2, यही तभी तो निकाल पाएंगे। अभी ये मेरे पास डेरिवेटिव के फॉर्म में है, मुझे चाहिए इसको किसके फॉर्म में? मुझे चाहिए इसको y(x) के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप y1 निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा √3/2 x प्लस में c1। ठीक है, ये आपके पास y1 निकल कर आए, तो यहाँ से y2 क्या निकल कर आएगा? y2 आपके पास आएगा माइनस का √3/2 प्लस में x। ये आपके पास निकल, यहाँ पे मैं y(x) जो लिखूंगी, y(x) जो मैं लिखूंगी वो आपके पास क्या आएगा? प्लस का √3/2 x प्लस में c1, और यहाँ पे आएगा माइनस का √3/2 x प्लस में c2। ये कब आएगा? ये एक्सट्रीमल हमने माना था कि जब आपके पास कोई एक t बीच में एग्जिस्ट करेगा, मतलब पहले वाला जो एक्सट्रीमल है, यानी जब आपका यहाँ से 0 से 2 पे पहुंचता है और जब आपका t से 1 के बीच में पहुंचता है। ये t आपका कहीं 0 से 1 के बीच में है, यानी जब आपका कोई x 0 से t के बीच में होगा तब आपका ये होगा, और जब आपका यहाँ से x t से 1 के बीच में होगा तब आपका एक्सट्रीमल ये होगा। तो ये आपको निकल कर आया है। अब देखिएगा यहाँ से, हालांकि ये आपके पास जो y(x) निकल कर आया, मैंने आपको क्या बताया, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखेगा, है ना, कॉन्टिन्यूस ये होगा, तो t के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस होगा, है ना। दूसरी चीज, एक चीज और मैं यहाँ पे, चलो t के लिए कॉन्टिन्यूस इसको बना देंगे, तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनना चाहिए √3x प्लस में c। यहाँ पे आपका ये t के ऊपर अगर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए तो ये आपके पास ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे t, यहाँ पे माइनस का √3/2 t प्लस में c, ऐसा। ठीक है, ये आप इस साइड लेकर आओगे तो ये आपको मिलेगा ट्वाइस √3/2 t। ठीक है, और प्लस में c1 इक्वल टू में c। तो c2 की वैल्यू आप ये रख सकते हो, यहाँ पे ये जो c2 की वैल्यू है ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये चलो ये बात का काम है, एक बार देखना यहाँ से। एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ थोड़ा सा, कि जैसे आपको कंडीशन भी दी हुई है दो, है ना, दो आपको कंडीशन दी हुई है, y@0 पे 0 एंड y@1 पे b के ऊपर ही सब कुछ खेला डिपेंड करेगा। तो y@0 पे 0 और y@1 पे b। देखो यहाँ पे 0 कहाँ पे आ रहा है? 0 आपका इस वाले इंटरवल पे आ रहा है, तो y(x) जो आपके पास निकल कर आएगा, इस पे जो ये कंडीशन लगेगी वो उसी पे लगेगी, है ना, क्योंकि उसी इंटरवल में ही 0 आ रहा है। तो जब आपका x 0, उस केस में y आपका 0, तो y(x) अब जब आपका 0, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट करना है हमें, जब आपका y 0 था तो y1x √3/2 x प्लस में c1। यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 0 इक्वल टू में 0, यानी c1 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो यहाँ पे जब आप y(x) लिखोगे तो आपको मिलेगा √3/2 x, तब जब आपका x 0 से t के। सेम चीज अब आप यहाँ पे y@1 पे देखो b आएगा, तो आपने यहाँ पे 1 पुट किया, ये आपके पास आया है ऐसा, यानी जो आपके पास c2 की वैल्यू निकल कर आई वो आई b प्लस में √3। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो आई है वो आई है √3, मतलब c2 की वैल्यू आई है b प्लस में √3/2, यहाँ पे पुट कर दो, तो माइनस √3/2 x प्लस में b प्लस में √3/, ये आपके पास निकल कर आया है जब आपका x है वो 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास आ गया। सेम तरीके से आप जब यहाँ पे y(x) दूसरे के इसके लिए निकालोगे, इसके लिए सेम तरीके से, अभी हमने सिर्फ इसके लिए काम किया है, जब आप इसके लिए काम करोगे, है ना, तो आपके पास जो एक्सट्रीमल निकल कर आएगा वो आपके पास कुछ ऐसा ही, आप देख लेना ये दूसरा एक्सट्रीमल निकालने के। अभी जो आगे प्रोसेस करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब एक चीज देखो यहाँ से, कि आपका t के ऊपर कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, है ना, तो √3/2 t इक्वल टू में माइनस √3/2 t प्लस में √3/2 एंड प्लस में b, ये आपका ऐसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस तो होना ही चाहिए। तो ये आपको मिलेगा यहाँ से ट्वाइस, इसको आप इस साइड ले जाएंगे तो ये आपको मिलेगा
ट्वाइस रूट 3/2t माइनस में रूट 3/2 इक्वल टू में ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है ना। ये आपके पास जो वैल्यू आई है ये b की वैल्यू आ गई। अब एक चीज देखिए, ये जो आपका t है, अगर मैं बात करूं, ये जो आपका t है ये आपका किसके बीच में आ रहा है, ये आपका 0 से 1 के बीच में आ रहा है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट के लिए 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। इसका मतलब रूट 3/2 t आपका रूट 3/2 से 0 के बीच में होना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इधर ट्वाइस कर दूं तो मुझे इसके बीच में होना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस का रूट 3/2 कर दूं, माइनस का रूट 3/2 कर दूं, माइनस का रूट 3/2 कर दूं, इसका मतलब मेरे पास जो b की वैल्यू है वो आपके माइनस रूट 3/2 से रूट 3/2 के बीच में आनी चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे जो आपको b गिवन था वो 1/2 है, क्या आपकी 1/2 इनके बीच में आती है? बिल्कुल आती है। अगर ऐसा है तो ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास बनेगा, इसका एक कॉर्नर पॉइंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि t आपको ऐसा मिल चुका है जिसके लिए b भी आपका जो आपको गिवन b है वो 1/2 गिवन है, वो आपका इनके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा b भी मिल गया है, आपको ऐसा t भी मिल गया है, इसी वजह से आपका ये एक कॉर्नर पॉइंट देगा। सेम तरीके से आप जब यहाँ पे b इक्वल टू 2 के लिए चेक करोगे तो आप देखोगे कि b यहाँ पे 2 जो है वो माइनस रूट 3/2 से रूट 3/2 के बीच में नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आएगा इसका मतलब आपके पास ये यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट इसके लिए तो नहीं निकलेगा। सेम चीज आप इसके लिए करोगे, सेम चीज आप इसके लिए करोगे, तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपको जो निकल कर आता है, ये जो आपको पहले कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, कॉन्टिन्यूटी लगाने के बाद आपको फिर से वहां से बी को देखना है कि क्या आपका उस हद में तो वो है क्या, ठीक है। तो वहां से आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आंसर आपके पास आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये S2 के पास तो आई थिंक ये आप मेरे को श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरे को आंसर नहीं पता है, ठीक है, लेकिन शायद S2 एम्प्टी रहेगा क्योंकि इसके पास एक भी पॉइंट नहीं निकल कर आएगा कॉर्नर पॉइंट, और इसके पास 2 एलिमेंट्स आएंगे, इसके पास 2 आएंगे, क्योंकि एक तो ये वाला आएगा, बता देती हूँ, एक तो ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा, दोनों इसके पास आएंगे, ठीक है, और उसके पास एक भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये आपका करेक्ट होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को नहीं छेड़ना है। इसको देखिए, सेम अगेन जो क्वेश्चन है आपके पास कहता है मिनिमाइज इसको करना है, आपके पास ये कंडीशन पैरामेट्रिक, अगेन अगेन ये आप खुद से करोगे, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, ये आप खुद से करोगे। चलते हैं नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा एक बार, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है मैं आपको बता देती हूँ, मतलब आसान है, थोड़ा सा देखना इसको ध्यान से। इसके लिए क्या करना है, पहले एक क्वेश्चन को समझ लो। कहता है कि आपके पास इनफीमम निकालना है ऑफ द सेट, ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास एक्चुअली में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपके पास गिवन है y एट a के ऊपर a² और y एट b के ऊपर b-5, ये आपको गिवन है। क्या करना है समझना, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये आपका जो है इसको आपको सोल्व करना है बाय यूजिंग आइलर्स इक्वेशन। अब मुझे पता है ये आपका इंडिपेंडेंट है फ्रॉम y एंड t दोनों से, इसीलिए इसका जो एक्सट्रीमल निकल कर आएगा वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगा। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले तो लिखा जो आपका एक्सट्रीमल निकल कर आया है वो लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास दो चीजें, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना भी, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है y एट a पे a², ठीक है, मतलब ये आपको a पॉइंट पे दिया हुआ है, y एट b पे मतलब आपको दूसरे वाले कंडीशन पे आपको दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, एक पॉइंट के ऊपर एक एंड पॉइंट पे आपको दूसरा दिया हुआ है, दूसरे एंड पॉइंट पे आपको दूसरा दिया हुआ है। यानी अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बताऊं तो आपके पास आपको यहाँ पे जो गिवन है एक तरीके से, ये मैं फंक्शन लेकर चल रही हूँ gx जो मेरे पास फंक्शन है वो मेरा एक एंड पॉइंट पे आने वाला फंक्शन है, दैट इज x²। दूसरे को मैं ले लेती हूँ hx, ये मेरा दूसरे पॉइंट पे आने वाला फंक्शन है। ये आपके पास मूविंग बाउंड्री के क्वेश्चंस होते हैं जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x-5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको ये जो गिवन फंक्शन है ये कौन कौन से पॉइंट पे गिवन है, ए पे और बी पे, यानी आप यहाँ पे g ऑफ a पे a² मिलेगा, h ऑफ b पे आपको b-5 मिलेगा। ऐसा आपको क्या करना है, ये जो आपके पास g फंक्शन आया है y इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, y इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे ना। तो y जब इसको a पे सेटिस्फाई कर रहा है और मेरा जो एक्सट्रीमल निकल कर आया है a पॉइंट पे, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब a पॉइंट पे a² है, a पे यहाँ पे जो निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा, तो ये आपका a² के इक्वल होना चाहिए।
यहाँ पे भी सेम चीज, ये आपका एक्सट्रीमल जो निकल कर आया है वो, और यहाँ पे जो बी पॉइंट पे एक्सट्रीमल आपका ए पॉइंट पे एंड पॉइंट पे तो सेटिस्फाई करेगा, एक्सट्रीमल कुछ भी हो एंड पॉइंट पे तो ए और बी पे तो जो वैल्यू आएंगी वो सेम ही आएंगी। तो यहाँ पे आप एक्सट्रीमल आपका ये निकल कर आया, लेकिन b -5 दिया हुआ था y एट बी, तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, x को जब b पुट करोगे तो c1b प्लस में c2 आपके पास क्या आ रहा है b-5। ये आपके पास दो चीजें आ गई। अब आपके पास जब भी मूविंग बाउंड्री वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ पे इसके दोनों बाउंड्रीज मूव कर रही हैं, एक आपकी ये वाली एक आपकी ये वाली। जब भी ऐसा आता है आपको एक चीज यूज करनी रहती है, फिर लाइन ड्रॉ करना, यहाँ पे लिखना g डैश h डैश, डेरिवेटिव्स हैं, एट x इक्वल टू a शुड बी -1। अगेन यहाँ पे सॉरी g डैश y डैश है, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे h डैश y डैश एट x इक्वल टू b, क्योंकि यहाँ पे b बाउंड्री b के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये आपके पास आएगा -1। अब यहाँ पे g डैश आपके पास क्या था, gx आपके पास 2x था, लिख दो, इनटू में y डैश क्या था, y डैश आपके पास c1 है, लिख दो, इक्वल टू में -1। अब यहाँ पे a के ऊपर वैल्यू -1 आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं a रख दूं x की प्लेस पे, ये आपके पास आ गया। दूसरा h डैश आपके पास क्या है, h डैश आप इसको करोगे तो 1 आएगा, y डैश आपके पास क्या है c1 है, b के ऊपर वैल्यू निकाल रहे हो -1, यानी अब यहाँ पे कोई x का फंक्शन नहीं है तो c1 की वैल्यू आपको -1, ये c1 की वैल्यू कर दो यहाँ पे इनपुट, जैसे आप करोगे तो 2a -1 इक्वल टू में -1, दैट इज 2a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, तो a की वैल्यू आपको 1/2 मिली, ठीक है। अब ये जो a की वैल्यू मिली है, a की वैल्यू का काम हो गया है, ठीक है। अब ये जो a की वैल्यू मिली है इसको एज इट इज रखो हाथ में। अब आप चलते हो इस पे, आपको यहाँ से अगर C2 की वैल्यू पता चल जाए तो बात बन जाएगी, है ना। C2 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो बात बन जाएगी। कहाँ से पता चलेगी, a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू पता है हमें, C1 की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, तो मेरे को यहाँ पे से C2 की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, C2 की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो C2 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस में C1 इंटू में a स्क्वायर माइनस में C1 इंटू में a, क्या आपके पास आएगी, यानी आपके पास ये 3/4 हो जाएगी। C2 की वैल्यू भी पता चल गई, C1 की वैल्यू भी पता चल गई, a की भी पता चल गई, b की पता करनी बाकी है, b की यहाँ से पता चल जाएगी। अरे C1 और C2 की पता चल गई तो b की पता चल जाएगी। तो C1 की वैल्यू है -1, b की वैल्यू कितनी है निकालनी है, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 3/4, 10 का 3/4 इज इक्वल टू में b माइनस में 5, तो ये आपके पास आ गया, है ना। इसको आप उस साइड ले जाओ तो 2b इक्वल टू में 3/4 प्लस में 5 हो जाएगा, यानी ये आपके पास आ जाएगा 23/4। तो ये आपके पास जो निकल कर आया है, ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आई है, यहाँ पे 2b की, तो b की वैल्यू आपके पास 23/8 निकल जाएगी। ये आपके पास b की वैल्यू भी आ गई, a b c1 और c2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। आपको यहाँ से सबसे पहले तो एक्सट्रीमल निकालना है, तो y आपके पास क्या आएगा, c1 की वैल्यू आई है -1, c2 की वैल्यू आपके पास आई थी 3/4, तो यहाँ पे आप रख दो। ये आप सबसे पहले तो एक्सट्रीमल निकल, आपको इसको एक्सट्रीमल को क्या करना है, अपने जो इक्वेशन गिवन है ये इसके अंदर पुट करना है, a और b की वैल्यू आपके हाथ में आ गई है, आपको ये भी पुट करनी है। तो y डैश आपके पास -1 आएगा, आप यहाँ पे रख दो, तो 1 प्लस में -1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये आपका √2 बन जाएगा। √2 आपका बाहर इंटीग्रेशन से, a से b इंटीग्रेशन था, a आपके पास है 1/2, b आपके पास है 23/8, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ से आपके पास जो आया है, ये आपके पास √2 बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन हुए x के विद रिस्पेक्ट टू, √2 बाहर 23 - 8/1/2 √2, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 23 19/8, तो ये आपके पास आ जाएगा √2 19/8। देखो एक बार मैच कर रहे हैं क्या, √2 19/8, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला बिल्कुल आसान है जी, आप कर सकते हो। कार्डिनलिटी आपसे पूछ रहा है, कार्डिनलिटी मतलब आपसे पूछ रहा है कि कितने एक्सट्रीमल होंगे, वो आपसे पूछ रहा है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, वही आपका कौन सा केस है, ये आइसोपैरामेट्रिक, आप खुद से करो, ठीक है। आइसोपैरामेट्रिक का केस है, आप खुद से। ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको कहता है अमोंग द कर्व कनेक्टिंग द 2 पॉइंट, ये आपके पास 2 पॉइंट है और गामा आपके पास कर्व है, ऑन विच द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल ये कैन बी अटेन्ड। तो आपसे पूछ रहा है कि ये गामा आपका किस में लाई करेगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो इसने गिवन है ना, ये इसने एक तरीके से कंडीशन दे दी 1 2 का मतलब है कि जब आप x को 1 रख रहे हो तो y आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है,
जब आप y को x को 2 रख रहे हो तो y आपका 8 आ रहा है। ये आपको 2 कंडीशंस दी हुई है। आपको यहाँ पे इसको एक्सट्रीमल को सोल्व करना है। कैसे? आप यहाँ पे इसको आइलर्स इक्वेशन लगाओगे तो ये आपके पास है y डैश प्लस में x स्क्वायर y डैश का स्क्वायर, कर्ली f बाई कर्ली y करोगे 1 माइनस में 0 माइनस में डी बाई डी एक्स, कर्ली f बाई कर्ली y डैश करोगे तो 1 प्लस में x स्क्वायर 2y डैश इक्वल टू में आपके पास आएगा 0, 1 प्लस में 2x स्क्वायर y डैश आपका आएगा कॉन्स्टेंट, यहाँ पे 2x स्क्वायर y डैश आपका आएगा C1 माइनस में 1 दैट अगेन दूसरा कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इसको भी आप उधर ले जाओगे तो कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर आप उस साइड ले जाओ तो y डैश इक्वल टू में C2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, अगेन आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो C2 माइनस में 1 बाई एक्स प्लस में C3 ये आपके पास बन जाएगा। यहाँ से आपके पास ये जो बना है ये आपके पास इनसे पास करेगा, 1 पे 2 वैल्यू दे रहा है तो 1 पे आपके पास 2 वैल्यू दे रहा है तो ये आपके पास आ जाएगा। दूसरा आपके पास 2 पे 8 वैल्यू दे रहा है तो 2 पे 8 वैल्यू देगा तो ये आपके पास ऐसा बनेगा, ठीक है। इन दोनों को आपको सोल्व करना है, C3 और C2 की वैल्यूज निकालनी है, वो वैल्यूज उठा के आपको वापस यहाँ पे पुट करनी है, y आपको मिल जाएगा। आपको देखना है कि इनमें से किस पॉइंट से y पास कर रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये आपके पास पूरा का पूरा लास्ट 5 ईयर्स मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए छोड़े हैं, आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये आपके पास था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हुई है लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।